Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. So today I have come up with some important questions of business studies for class 12th, and these questions are from book 1. It means there are 8 chapters in book 1. So these are questions from chapter number 1 to chapter 8. Okay. So now see, these questions are very important from your board's practical exams and as well as written exam, because these are short and very short type question answers, right? So let's start it. So first question is from chapter number 1, that is the nature of management. And before starting this, I will just tell you that see, I will just explain the answers because rest everything is written and I think it is clear. Okay, so let's start. See, first question is, why is it said that management is a group activity? सी बिकॉज मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि जो भी मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, दे शुड वर्क टुगेदर इन एज अ टीम, राइट? इट मीन्स उन्हें एक टीम में काम करना है, मिलके काम करना है सारे मेंबर्स को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो अचीव हो सके. एंड सबके एक इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं, बट दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड टू अचीव द कॉमन गोल, and that common goal is organizational goal, right? Now second is what? Management creates a dynamic organization. Explain. Management जो वो dynamic organization create करता है. यहाँ पे dynamic से क्या मतलब है आपका? Simple जो change होता है. Dynamic means what? जो change होता है, right? तो management क्या करता है? Simply employees को मोटिवेट करता है, हेल्प करता है कि वो कैसे जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो चेंजेस आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के जो रिलेटेड चेंजेस हैं, जैसे कि माना कोई इकोनॉमिक चेंज आया, सोशल चेंज आया, ठीक है, जो भी बिजनेस पे एक तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, उन चेंजेस से कैसे डील करना है, तो वो मैनेजमेंट उसके लिए क्या करता है? एम्प्लॉयज को गाइड करता है, हेल्प करता है, लाइक हाउ टू अडेप्ट द चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन to maintain the competitive environment. Okay, now next question is, explain the terms इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. दो टर्म्स है. इफेक्टिवनेस जब भी आएगा तो उसका क्या मतलब है कि जो भी गोल्स हैं दैट शुड बी अचीव विद इन द गिवन टाइम पीरियड, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गोल सेट करे हैं वो एक टाइम पीरियड में अचीव होने चाहिए, राइट? तो ये अगर इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट है तो इससे सिंपली मतलब है दैट गोल शुड बी अचीव विद इन द गिवन टाइम पीरियड. और एफिशिएंसीज मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि जो भी गोल्स हैं वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अचीव होने चाहिए. इट मीन्स देयर शुड बी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वी कैन से देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दिस विल इंश्योर एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन? सिंपली यहाँ पे जो ऑपरेशन है उससे क्या मतलब है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस. तो सिंपली मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्मूथली परफॉर्म होना चाहिए. और वो कब पॉसिबल होगा? जब एम्प्लॉयज के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे और साथ ही साथ उनके पास टेक्नोलॉजीज होंगी, लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी. जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज है वी कैन से, वो होनी चाहिए किसी भी डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? तो सिंपली कि प्रोडक्शन शुड बी कैरीड ऑन इन अ स्मूथ वे एंड देयर शुड बी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इनपुट एज वेल एज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल to produce the desired level of output. Okay, then next question is what? Why is management considered as a multifaceted concept? जो management होता है उससे multifaceted concept क्यों बोलते हैं? multifaceted से मतलब क्या है यहाँ पे? multi means more than one, और multifaceted का मतलब है जिसके एक से ज्यादा sides हो, या फिर simply we can say कि जिसके एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स हो. बहुत जगह मैनेजमेंट यूज होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो सिंपली मैनेजमेंट इज अ मल्टीफेस्टेड कॉन्सेप्ट बिकॉज इट डील्स इन मैनेजिंग द वर्क को मैनेज करना जरूरी है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल को मैनेज करना यानी एम्प्लॉयज को मैनेज करना जरूरी है. एंड ऑपरेशन मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमने अभी 4th क्वेश्चन में पढ़ा, राइट?
उसको मैनेज करना जरूरी है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज मल्टी फेस्टेड, बिकॉज ये एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स में डील करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजिंग दी वर्क से क्या मतलब है, सिंपली कि वर्क जो भी ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है, वर्क है, उसको अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉपर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। सो दैट विल कम इन मैनेजिंग दी वर्क। एंड मैनेजिंग दी पीपल में सिंपली क्या है, कैसे पीपल को मैनेज कर सकते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो डिफरेंट नीड्स होती है उनको आइडेंटिफाई करें एंड उनकी नीड्स एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें टास्क अलॉट हो, राइट। सो दिस इज मैनेजिंग दी पीपल। एंड मैनेजिंग दी ऑपरेशन इज सेम, कि सिंपली प्रोडक्शन प्रोसेस आपका स्मूथली होना चाहिए और वो तब पॉसिबल होगा जब एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होगी। ओके, then next question is name the force that binds all other forces. Simply that is your coordination. coordination एक ऐसा फोर्स है जो सारे के सारे फंक्शंस को मैनेजमेंट के मिला के चलता है, राइट। जब सारे मिलके काम करेंगे तभी सारे फंक्शंस क्या होंगे, प्रॉपरली आपके फुलफिल होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड सी दीज आर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो सिंपली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। Okay, then next आपका chapter number 2, principles of management. So here the question is, why are the principles of management called contingent? क्यों कहलाते हैं कंटिंजेंट प्रिंसिपल्स? कंटिंजेंट का यहाँ से क्या मतलब है, यहाँ पे इंसिडेंटल। सिंपली इंसिडेंटल मीन्स जो इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग जो हम अप्लाई करते हैं। सिचुएशनल, इट मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। एंड दिस इज ट्रू, वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। कि जो भी सिचुएशन, करंट सिचुएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल किस सिचुएशन के लिए सुटेबल रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंटिंजेंट प्रिंसिपल। ओके, देन व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर? दोनों का मेन फोकस क्या था, दोनों के प्रिंसिपल्स का? सी, अब यहाँ पे जो आपका मेन फोकस था हेनरी फ्योल का, दैट इज ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, सारे कामों को एक तरीके से देखना, वो किसका मेन फोकस था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? हेनरी फ्योल का, जो उनके प्रिंसिपल्स थे। एंड जो टेलर ने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दी थी, सिंपली वो किस पे एम्फेसिस थी कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, राइट। कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वो इम्प्रूव हो। तो उनके प्रिंसिपल, जो टेलर के प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स थी, लाइक योर फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था डिफरेंट फैक्ट्री प्लेस को। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है, वो प्रोडक्टिविटी के पे ज्यादा एम्फेसिस करती है, राइट। देन नेक्स्ट इज गिव द मीनिंग ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन सजेस्टेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। मेंटल रिवोल्यूशन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, उसको सिंपली यहाँ पे क्या मीनिंग है? सी, मेंटल मीन्स व्हाट? थिंकिंग। मेंटल इज रिलेटेड टू योर थिंकिंग एंड रिवोल्यूशन मीन्स चेंज। तो सिंपल चेंज इन द थिंकिंग। किसकी थिंकिंग में चेंज होना? एम्प्लॉयज की एज वेल एज मैनेजमेंट की। तो सिंपली मेंटल रिवोल्यूशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो भी थिंकिंग है मैनेजमेंट के एंड वर्कर की, वो एक दूसरे के टुवर्ड्स पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। इट मीन्स दोनों में कौन सी स्प्रिट होनी चाहिए? कॉपरेशन की स्प्रिट होनी चाहिए रैदर देन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन की स्प्रिट रख के क्या करेंगे? वाई? बिकॉज दे आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग। तो कॉम्पिटिशन की स्प्रिट नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉपरेशन की स्प्रिट चाहिए, मिलके काम करना, right? Then next is, why did Fayol introduce the concept of gang plan in the principle of scalar chain? Scalar chain बहुत important principle है, जैसे आपका जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं। सिंपली ये क्या कहता है कि एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एक ऑर्डर में कम्युनिकेशन फ्लो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इन्फॉर्मेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पास करेगा, मिडिल फिर ऑपरेशनल लेवल को इन्फॉर्मेशन पास करेगा, देन ऑपरेशनल लेवल वर्कर को इन्फॉर्मेशन पास करेगा। तो ये जो ऑर्डर है दैट शुड बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए, राइट। ये फ्योल मानते हैं। अब सिंपली यहाँ पे कहते हैं कि एक बट इसका शॉर्टकट प्रोवाइड किया है फ्योल ने, एंड दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि सी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई बहुत नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो जरूरी है कि जल्दी से उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाए, ओके, तो वो हम कर सकते हैं। बट ये सिचुएशन होनी चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है दैट शुड बी बिटवीन द सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज,
क्या मतलब है सिंपली कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आपका मिडिल लेवल का सुपरवाइजर है, एक आपका ऑपरेशनल लेवल का सुपरवाइजर है, राइट। अब जो आपका स्केलर चेन है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन माना टॉप लेवल को पास करनी है तो क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मेट होगा, ठीक है, कि पहले आपका ऑपरेशनल लेवल मिडिल को करेगा, अगर मिडिल फिर टॉप को करेगा, ठीक है। तो बट वो कहता है अगर सपोज कोई इंफॉर्मेशन दो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए या लेवल पे इंपॉर्टेंट है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी एक जो ऑपरेशन लेवल का एम्प्लॉय है वो दूसरे ऑपरेशन लेवल के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकता है। सो दिस इज अ शॉर्टकट, so it will provide a shorter route and avoids delay in communication in emergency, so that's why gang plan introduce किया गया था। okay, then next is what is the main objective of method study। method study का main objective क्या है, simply कि किसी भी काम को करने का best तरीका क्या है, what is the best way of doing any job, this is your method study, right। and what is the main objective of fatigue study। fatigue से यहाँ पे क्या मतलब है, tiredness, right, कि obviously अगर कोई वर्कर है, एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे थकेगा भी, टायर्डनेस भी होगी, पूरा कॉन्टिन्यूसली तो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो सिंपली उसे भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो कितना अमाउंट यानी कितनी देर का रेस्ट प्रोवाइड होना चाहिए किसी भी काम के बीच में और कितने कितने टाइम पे प्रोवाइड होना चाहिए, सो दैट विल डिसाइड इन द fatigue study। so this is the main objective of fatigue study। okay, then now move on to the chapter number 3, that is your business environment। सो बिजनेस एनवायरमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरमेंट। देखो बिजनेस एनवायरमेंट सिंपली क्या मतलब है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर का जो भी सारा एनवायरनमेंट है, ऐसे सारे फोर्सेस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस पे क्या करेंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे। तो सिंपली वी कैन से इट विल इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज लाइक आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, ये सारे फोर्सेज जो कि क्या करेंगे एक तरीके से दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट दैट पोटेंशियली अफेक्टेड परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे उसका क्या होता है, फर्क पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स है या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो इससे क्या मतलब है कि अगर इकोनॉमी में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन की सिचुएशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब इन्फ्लेशन है तो यानी आपकी क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट हाई है यानी कि प्राइजेस हाई हो जाएंगे कमोडिटीज के, आपके प्रोडक्ट्स के। तो सिंपली क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उस टाइम जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो ऑब्वियसली वो भी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस को उसकी कॉस्ट हाई पड़ेगी, तो बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ना सिंपली। तो ये सारे एनवायरनमेंट जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया एज आई हैव एक्सप्लेन, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, राइट, ठीक है। Now next move on to the another important question, that is explain liberalization, privatization and globalization। ठीक है, लिबरलाइजेशन से क्या मतलब है यहाँ पे, लिबरल का मीन्स क्या होता है, इजी करना, आसान करना किसी चीज को, ठीक है, किसको इजी करना, ट्रेड को इजी करना, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो आपके तीनों मेन कॉन्सेप्ट्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि कैसे ट्रेड को स्मूथ किया जाए, ठीक है। तो सिंपली liberalization means removal of unnecessary control and restrictions of the government in the form of license, permit and quotas that imposed on the private sectors earlier। ठीक है, सिंपली प्राइवेट सेक्टर्स पे पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे, ट्रेड करने होता था तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे, तो उनको कैसे कम करा, दैट विल बी थ्रू लिबरलाइजेशन, ठीक है, समझ आया। तो सिंपली मतलब उन्हें हर चीज़ में अगर कोई बिजनेस करना है तो उन्हें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता था, परमिशंस लेनी पड़ती थी, तो सिंपली उसको थोड़ा सा उन्होंने क्या करा है, लिबरलाइजेशन में उसको कंट्रोल किया है सिचुएशन को। ओके, तो सिंपली इट विल लिबरलाइज द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ओके, देन नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन नाम से पता चल रहा है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट मीन्स कि किसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि वो ग्रोथ कर सके,
कैसे ग्रोथ करेंगे, सिंपली कि यहाँ पे पीएसयू की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो सिंपली आपकी वो बिजनेस या वो कंपनीज फर्म्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। वाई? बिकॉज या तो 51% या 51% से जो ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं उन कंपनीज के, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया था, सिंपली कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी कि वो इन्वेस्ट करे पीएसयूज में, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी शेयर्स ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई थी थ्रू प्राइवेटाइजेशन एंड इट प्रमोट्स डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन ने किसको प्रमोट किया था? डिसइन्वेस्टमेंट को। सी, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ गुड कॉन्सेप्ट बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट क्या इंश्योर करता है कि सिंपली कि किसी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट सिंपली एक तरीके से किसी दूसरे सेक्टर को, किसी दूसरी पार्टी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे जहां पे वो पहले इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। Then, so that is your privatization. Then next is globalization. So globalization is what? It refers to the process of integration कि simply नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना, ठीक है। इट मीन्स हर कंट्री क्या कर सकती है, अब मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन ने क्या प्रमोट किया कि कंट्रीज टू कंट्रीज आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती थी पहले तो उसको बहुत एक तरीके से आसान कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने, कनेक्ट करके नेशनल इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। और उससे फायदा क्या हुआ कि आपका फॉरेन ट्रेड प्रमोट हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड आपका क्या हुआ, उसको प्रमोट हुआ। वो सिंपल जो भी बैरियर्स थे इंटरनेशनल ट्रेड में उसको कम कर दिया गया, ठीक है, थ्रू द ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट सम फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के आपको फीचर्स बताने हैं। सिंपली इट्स वेरी इजी। आपका फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन है, आप एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन है, ठीक है। इट मीन्स आपका जो है कैपिटल आपकी आप एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रांसफर हो सकती है, मनी मूवमेंट हो सकता है सिंपली। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स हैं, ठीक है। हम फ्रीली एक नेशन से दूसरे नेशन में अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, राइट। जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको फुलफिल करके हम वी कैन इजीली गो। देन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ की फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज प्लानिंग। सो प्लानिंग में आपका क्वेश्चन है व्हाई प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सिंपली क्योंकि प्राइमरी फंक्शन क्यों है प्लानिंग, बिकॉज जब एक प्लानिंग होगी प्रॉपरली तभी तो सारे जो बाकी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के वो एक सिस्टमैटिकली ऑर्डर में परफॉर्म होंगे, right? So it provides framework on which other functions of management are performed. That's why it is a primary function, right? Then next is what do you mean by single use plan? नाम से पता चल रहा है single use plan means simply जो one time use कर रहे हैं जिस प्लान को, वो प्लान मेनली जो बनाया गया वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, right? So we can say it is a plan which is one time which is developed for one time project and such course of action is not likely to be repeated in future, ठीक है। यानी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम एक प्लान बनाते हैं उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही उसको उसी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज योर वन टाइम प्रोजेक्ट, वन टाइम और सिंगल यूज प्लान, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान से क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ना कि आप किसी चीज को डेरिवेटिव यानी ड्राइव कर रहे हो पूरा एकदम, उसको कहते हैं ना हमने थ्योरम को ड्राइव किया है, पूरा लंबा सा पूरी थ्योरम एक्सप्लेन करी है, उसको कैसे वो प्रूव हुई, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो सिंपली डेरिवेटिव प्लान्स वो है जो कि किसी भी एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, उसे कैसे करना है उसका एक डिटेल्ड आइडिया, एक डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव प्लान। सो वी कैन से दैट द डिटेल्ड प्लान एंड प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन इंक्लूडिंग स्पेसिफिक प्लान्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए क्या स्पेसिफिक प्लान्स होने चाहिए, उसके लिए एक बड़ा सा प्लान बनाना, राइट, डिटेल्ड प्लान बनाना, वो आपका क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव प्लान्स, राइट।
देन आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डिफाइन प्लानिंग प्रेमाइसिस। प्लानिंग प्रेमाइसिस क्या है? सिंपली ऐसी अजम्पशंस जो कि ध्यान में रख के चलते हैं बिजनेस, कि जब भी आप कोई वो प्लानिंग कर रहे हैं तो जो अजम्पशंस यानी पहले से कुछ मान के चलते हैं ना कि ऐसा होगा, इस चीज को हम कांस्टेंट रखेंगे, लाइक ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो दीज आर व्हाट अजम्पशंस। ठीक है, तो जो भी हम अजम्पशंस लेके चलते हैं जब भी कोई एक प्लान बनाया जाता है, दैट इज नोन एज प्लानिंग प्रेमाइसिस, राइट। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी आपकी जनरल गाइडलाइंस होती है, जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि कैसे किस डायरेक्शन में चलना है, राइट कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के टुवर्ड्स कैसे चलना है वो आपको पॉलिसी बताएगी। ठीक है, और प्रोसीजर क्या है कि किसी भी जो भी आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज है वो किस ऑर्डर में, किस तरीके से, किस सीक्वेंस में परफॉर्म होगी, दैट इज योर प्रोसीजर। सो प्रोसीजर इज अ स्टिपुलेटेड सीक्वेंस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज होनी है उसके लिए जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी आप काम डिसाइड करोगे वो किस ऑर्डर में होना है, दैट इज योर प्रोसीजर। ओके, देन नेक्स्ट इज डिफाइन ऑब्जेक्टिव एज अ टाइप ऑफ प्लान। ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना है। सी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए पहले आप गोल्स को समझो। गोल्स क्या है? सिंपली गोल्स आपका एक वाइडर टर्म है जो सिंपली ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ने क्या करना है, सिंपली क्या मेन उसको अचीव करना है, वो गोल्स है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल डिसाइड किया कि उन्हें इस बार का गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, राइट। तो सिंपली वो गोल्स अब कब अचीव होगा? जब उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे आपकी क्या होंगे, एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट? दे आर द एंड आउटकम्स विच मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। यानी मैनेजमेंट काम को करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे काम करती है एक तरीके से, ठीक है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट। सो सिंपली वी कैन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा गोल था, राइट। अब वो कब अचीव होगा गोल? जब हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, लाइक हमारा 50% सपोज सेल इंक्रीज होना चाहिए लास्ट ईयर से, या 20% होना चाहिए, जो भी डिसाइड है आपने क्या है, गोल डिसाइड, सॉरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द गोल, राइट। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी एज वन टाइप ऑफ प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपली देखो, जो अब ये ऑब्जेक्टिव बनाए थे, डिसाइड करे थे, उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके लिए एक प्लान बनाना। सो दैट इज योर स्ट्रैटेजी। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब एक डिटेल प्लान बनाना किस चीज के लिए? फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी, राइट। अब इसके मेन जो 3 आपके डायमेंशन है, क्या क्या इंक्लूड करता है सिंपली स्ट्रैटेजी में, कि आपके डिटरमाइन करता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए कंपनी के, राइट। फिर क्या डिसाइड करता है? अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि उस ऑब्जेक्टिव को, उसको डिसाइड करने के लिए सिंपली क्या प्लानिंग करनी है, उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग जरूरी है वो डिसाइड करना, एंड साथ के साथ क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, दैट इज योर ऑल्सो कम अंडर द स्ट्रैटेजी, राइट। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सिंपली कि आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, राइट। यानी जो भी काम है उसे एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करना, दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग इन अ वेरी सिंपल टर्म। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज इनटू अ यूनिफाइड वे फॉर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जब बिजनेस के सारे एक तरीके से रिसोर्सेज को मिला के चलते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, दैट इज योर सिंपली ऑर्गेनाइजिंग, राइट। देन नेक्स्ट इज गिव द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन से क्या मतलब है? यहाँ पे शिफ्ट, ट्रांसफर, राइट। कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को शिफ्ट करना। अब कैसे होगा? जब सिंपली मैनेजर अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी टास्क है, वो किसको देगा? सबॉर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉयज को देगा, दैट इज व्हाट डेलीगेशन हो रहा है। और उस काम के साथ साथ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ कंसर्न्ड अथॉरिटी भी देगा कि आप इस काम से रिलेटेड ये डिसीजंस ले सकते हैं। दिस इज योर व्हाट अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजंस, राइट। तो सिंपली शेयरिंग ऑफ टास्क and authority between a manager to subordinate is your delegation, right? Okay,
देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपली कि एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इजीली और वी कैन से इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उनको देख सकता है उनके काम को, दैट इज योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, राइट? दैट इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। इसके बेसिस पे ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी डिसाइड होता है, राइट? Then next is what is organization structure or define organization as a structure। तो simply यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ्रेमवर्क है, मतलब कि सिंपली आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डिसाइड करेगा कि वहां पे सिंपली जो लोग हैं, ठीक है, उनको जो जॉब अलॉट करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, ठीक है, उनके वो जो जॉब करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, क्या काम देना है, और उसके साथ साथ कितनी अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है। सो दैट विल कम अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इट सिंपली प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क that specifies the relationship between people, work and resources। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये people, work और resources के बीच में एक पूरा डिसाइड करता है कि इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा, कैसे सेटअप होगा, राइट? दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिविजनल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, आपका नाम से पता चल रहा है, जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, राइट? तो हेयर वी कैन से वेयर द एक्टिविटीज एंड पर्सनल आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स में, वी कैन से डिफरेंट ग्रुप्स में हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन एंड ईच हेडेड बाय डिविजनल मैनेजर, राइट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ दैट डिवीजन, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो सिंपली वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा आपका होगा वहां पे आपका कौन सा स्ट्रक्चर होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, राइट? अब जैसे वहां पे कॉस्मेटिक भी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में फुटवेयर में भी डील करता है, गारमेंट्स में भी करता है, एसेसरीज में भी करता है, तो ये क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पहले कैटेगराइज कर दिया। अब हर डिपार्टमेंट फिर फर्दर कैटेगराइज होगा एज पर देयर फंक्शंस। लाइक आपका गारमेंट्स में भी पर्सनल डिपार्टमेंट आएगा, फिनेंस डिपार्टमेंट आएगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा। अब जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट यानी एचआर डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि एम्प्लॉयज का सिलेक्शन एंड ये सब, ठीक है। फिनेंस डिपार्टमेंट फिनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को मैनेज करेगा। तो सिंपली अब सिमिलरली कॉस्मेटिक में भी ये सारे डिपार्टमेंट होंगे, पर्सनल, फिनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। इसी तरह गारमेंट्स में, इसी तरह फुटवेयर में, यानी एक लॉन्ग डिवीजन होता है, ठीक है, और हर डिवीजन अपने हेड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सो दिस इज योर व्हाट, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? देन नेक्स्ट इज what kind of organization is functional structure most suitable and why? फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका जो होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होगा जो सिंगल प्रोडक्ट और वी कैन से स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है। उनकी प्रोडक्ट लाइन इतनी वास्ट नहीं है, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में वो डील नहीं करते, ठीक है। तो सिंपली वहां पे क्या होते हैं, फंक्शंस के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, या जो सिंपली क्या करेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखेगा। फाइनेंस मैनेजर फिनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को देखेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड। एचआर आपका ये सब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को मेनली आपका एम्फेसिस करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शंस के बेसिस पे जहां पे कैटेगराइज होता है, दैट इज योर व्हाट, फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपका कहता है पहला कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सिंपली रिक्रूटमेंट क्या है कि एक आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई करता है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कौन से हैं, उनको एक तरीके से एनकरेज करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। प्रोस्पेक्टिव मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो सिंपली जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको एनकरेज करना कि वो पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। दिस इज योर रिक्रूटमेंट। एंड व्हाट इज द सिलेक्शन, सिंपली कि जिन भी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करा है उनमें से सेलेक्ट करना मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट और कैंडिडेट्स को, दैट इज योर सिलेक्शन प्रोसेस,
राइट. सो वी कैन से रिक्रूटमेंट इज फॉलोड बाय सिलेक्शन प्रोसेस. रिक्रूटमेंट फॉलो होगा सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, राइट. देन नेक्स्ट है आपका वाई इज सिलेक्शन कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस. आपका नेगेटिव प्रोसेस क्यों है आपका जो सिलेक्शन है? सिंपली बिकॉज सिलेक्शन में क्या है, रिजेक्शन होता है. ऑब्वियसली जब कंपनी सेलेक्ट करेगी तो जिन्होंने भी अप्लाई करा है सबको तो सेलेक्ट नहीं कर सकती, रिजेक्ट करना पड़ेगा. some people will selected and others will be rejected, right. तो इस रिजेक्शन की वजह से आपका दिस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस. इसका अपोजिट क्वेश्चन है कि वाई इट इज सेड रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. ये पॉजिटिव स्टेप क्यों है? बिकॉज इसमें कोई रिजेक्शन नहीं होता है. जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है दे कैन इजीली अप्लाई. उन्हें अप्लाई करने में कोई मना नहीं कर रहा, राइट. तो सिंपली रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. रिक्रूटमेंट का मेन एम ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें. इसमें रिजेक्शन नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव स्टेप है आपका एक तरीके से प्रोसेस में, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड क्यों फील करते हैं जब आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो इंटरनल सोर्स के थ्रू होता है. तो सिंपली है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है कि सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब या कोई जो पोजीशन है वो वैकेंट है, राइट. तो उस वैकेंट पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट्स एक तरीके से अप्रोच किए जाएंगे वो कौन होंगे? जो काम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो होंगे, राइट. इट मीन्स जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी अगर कोई वैकेंट पोजीशन है उसके लिए कि पहले वो अप्लाई कर ले, सिंपली इफ दे आर एक तरीके से वो एलिजिबल है उसके लिए, ठीक है. तो सिंपली अब वो कैसे मोटिवेटेड फील होंगे? सपोज कोई हायर पोजीशन के लिए आपकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, राइट. और तो सिंपली कोई भी जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड होगा, वो मोटिवेट फील करेगा कि मेरे को उस पर प्रमोशन मिला जाए उस पोजीशन के लिए, राइट. तो वो क्या होगा? वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग. तो सिंपली दैट्स व्हाई द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस जब आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी क्या करती है? यूज करती है, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका what is the on the job and off the job training methods. so on the job training method क्या है? simply this is clear, right. ऑन दी जॉब क्या है? आपका नाम से पता चल रहा है ऐसी ट्रेनिंग जो कि वर्क प्लेस पे आपको प्रोवाइड की जा रही है ट्रेनीज को या फिर वर्कर्स को, वो क्या कहलाती है? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड कहलाता है, राइट. कि व्हेन द ट्रेनिंग्स आर गिवन टू एट द वर्क प्लेस वेयर द एम्प्लॉयज आर एक्चुअली वर्किंग. जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएगी अगर ट्रेनिंग, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है. इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया, इंटर्नशिप हो गया. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लाइक ये किसके लिए सुटेबल है? जैसे माना मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रीशियंस है, ये काम करते करते जब देखेंगे काम करेंगे तो ये सीख जाएंगे कैसे कैसे काम होना है, राइट. ठीक है, प्रैक्टिस होगी इनको. तो सिंपली दिस इज लर्निंग वाइल डूइंग, ठीक है. ये किस पे एम्फेसिस करती है कि काम जब आप कर रहे हो तब सीखना. दैट इज योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है. एंड व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? कि आपको वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है, आउटसाइड द वर्क प्लेस आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है जहां पे आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जहां पे आपके प्रॉपर इक्विपमेंट्स या जो भी यूज्ड आपके जो मटेरियल्स होंगे, ठीक है, वो आपके होंगे और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? आपको एक तरीके से रियल एनवायरनमेंट सिचुएशन आपको क्रिएट की जाएगी, ठीक है. वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. जैसे आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में भी क्या होता है? सिंपली आपको आउटसाइड द वर्क प्लेस एक रियल सिचुएशन टाइप क्रिएट किया जाता है, ठीक है. सो दिस इज योर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ओके. देन नेक्स्ट इज व्हाट? डिफाइन जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन आपका सिंपली नाम से पता चल रहा है कि जब आप शिफ्ट करे जाते हो एक जॉब से दूसरे जॉब पे या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, तो सिंपली इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और वी कैन से फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, राइट. देन नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग. सो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग सिंपली मीन्स क्या है? डायरेक्टिंग आपका रिलेट करेगा किससे? इंस्ट्रक्शन से, गाइडेंस से, कि कैसे गाइड किया जाए एम्प्लॉयज को, कैसे उन्हें इंस्पायर किया जाए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके. सो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर डायरेक्टिंग, राइट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज डिफाइन सुपरविजन. सुपरविजन क्या है आपका? सिंपली इट इम्प्लाइज ऑब्जर्विंग. सुपरविजन की जब बात आएगी सो दैट इज रिलेटेड टू दी
ऑब्जर्वेशन, जब वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि वो कैसा काम करें अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड जो भी आपने प्लान डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर सुपरविजन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होते हैं? सी, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना, कि जहाँ पे हमें अपनी सिंपली एक तरीके से आइडियाज देने का राइट है. हम ठीक है बोल सकते हैं, हमें राइट है अपने आइडियाज देने का. तो सिंपली डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वो होगी जहाँ पे लीडर्स अलाउ करेंगे अपने एम्प्लॉयज को या सबॉर्डिनेट्स को कि वो आइडियाज दे. ठीक है. और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें. ठीक है. सिंपली सो दे अलाउ देयर सबॉर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. और ठीक है, आप पार्टिसिपेटिव लीडर्स कहलाते हैं. राइट. देन नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर. दिस इज जस्ट अपोजिट. ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद. तो मतलब ऐसे लीडर्स जो सिर्फ खुद से लीड करना चाहते हैं, सिंपली वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर्स दे देंगे अपने सबॉर्डिनेट्स को, इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि भाई काम को ऐसे ऐसे करना है. एंड अनक्वेश्चनेबली यहाँ पे है ना, इट मीन्स उन्हें बिना कुछ पूछे उस काम को सबॉर्डिनेट्स को बस करना है. ठीक है. ऑर्डर्स को एक तरीके से फॉलो करना है. राइट. सो ऑल द डिसीजंस पावर इज सेंट्रलाइज्ड विद द लीडर्स. ओके. देन नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लेजेस-फेयर. लेजेस-फेयर क्या होता है यहाँ पे आपका? सिंपली लेजेस-फेयर्स में क्या है, यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो लिटिल और वी कैन से नो गाइडेंस, या तो थोड़ी बहुत गाइड कर देंगे अपने ग्रुप मेंबर्स को या बिल्कुल नहीं करेंगे. और क्या कहेंगे, सिंपली थोड़ा बहुत बता देंगे. और जो रेस्ट है डिसीजन वो किस पे होता है, उन ग्रुप मेंबर्स पे होता है, उन एम्प्लॉयज पे होता है कि उन्हें वो डिसीजंस लेना है. ये जो आपका स्टाइल होता है वो जनरली कहाँ पे फॉलो होता है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड, वो उन्हें काफ़ी नॉलेज है. तो सिंपली उन्हें थोड़ी बहुत गाइड्स, थोड़ा बहुत बताया या नहीं भी बताया तो सिंपली वो क्या करेंगे, काम कर लेंगे, डिसीजंस ले लेंगे काम से रिलेटेड. ठीक है. सो इट मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज हैंड्स ऑफ स्टाइल. इसलिए क्या बोलते हैं, हैंड्स ऑफ स्टाइल भी बोलते हैं. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाई इज इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जनरली रिफर्ड एज ग्रेपवाइन सिस्टम. इनफॉर्मल सिस्टम को हम ग्रेपवाइन सिस्टम क्यों बोलते हैं? सी, ग्रेप्स होते हैं ना, इसकी ब्रांचेस आपकी कहीं भी होती है, एकदम फैले स्प्रेड होते हैं, एकदम है ना, फैले फैले होते हैं. तो सिंपली इनफॉर्मल सिस्टम भी आपका क्या है, जहां पे आपका कोई ऑर्डर ऑफ, एक कोई चेन नहीं है, देयर इज नो चेन ऑफ कम्युनिकेशन. कोई भी लेवल, कोई भी डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकता है. सिंपली दैट इज और इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. तो इनफॉर्मल सिस्टम में भी क्या होता है यहाँ पे, सिंपली कि आप ग्रेपवाइन को इसलिए कहते हैं बिकॉज कोई भी सिंपली एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है. ओके. देन लास्ट चैप्टर इज योर कंट्रोलिंग. सो इन दिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इट इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. कंट्रोलिंग को कंटिन्यूअस एक्टिविटी क्यों कहते हैं? सी, बिकॉज जब आपका प्लानिंग करते हैं तो आप क्या करते हो, एक डिसाइड करते हो कि काम इस तरीके से होना चाहिए. ठीक है. दैट इज योर कि प्लान्ड परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए. देन फाइनली जब आप काम कर लेते हो दैट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है. तो एट द लास्ट व्हाट कंपनीज डू कि अपनी जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर करती है प्लान्ड परफॉर्मेंस से और प्री डिटर्मिन्ड परफॉर्मेंस से. अगर वो दोनों मैच नहीं करती है, एंड सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू और वी कैन से टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस. रेगुलर ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जहां पे जो कमी है पता चल जाए सिंपली. राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज आपकी कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोलिंग द एंड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन साइकिल. एक्सप्लेन कि क्या कंट्रोलिंग एक आपका लास्ट, आपका मैनेजमेंट फंक्शंस में लास्ट है? नो, वी कांट से. ऐसे दिख तो रहा है कि यहाँ प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बट ये लास्ट फंक्शन नहीं है. बिकॉज सी, कंट्रोलिंग अगर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो रही, कमी हो रही है, तो आपको वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी. आप बाकी से सारे फंक्शंस परफॉर्म करोगे. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द एंड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन साइकिल. राइट. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म डेविएशन एज यूज इन द कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डेविएशन का क्या मतलब है जो कंट्रोल में यूज होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन में? सिंपली डेविएशन का मतलब होता है एक तरीके से वेरिएशन, यानी चेंजेस, कहाँ फर्क आ रहा है. ठीक है. तो सिंपली एज आई हैव सेड कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में जो भी कमी आ रही है, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो आपका क्या है, डेविएशन बताता है. ठीक है. दैट इज योर डेविएशन.
सिंपली कि व्हेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफर फ्रॉम दी आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कंपैरिजन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉन्सेप्ट विच सजेस्ट दैट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट दैट शुड गो बियॉन्ड टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ये बताता है कि जो सिग्निफिकेंट डेविएशन यानी चेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में, वो ही ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट जो डेविएशंस होते हैं वो मैनेजमेंट की नोटिस में आने चाहिए. बिकॉज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इतनी एक्टिविटीज होती है, सारे डिफरेंसेस नोटिस में नहीं आ सकते मैनेजमेंट के. तो जो रिक्वायर्ड है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है, वो नोटिस में आने चाहिए डेविएशंस. दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. राइट. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से रिलेट करता है, जहां पे सिंपली वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी की रिजल्ट एरियाज है, की रिजल्ट एरियाज मानी इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, उनको कंट्रोल, उनको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, रेदर देन सारे जो भी आप एरियाज है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें मॉनिटर नहीं कर सकते. जो की रिजल्ट एरियाज है उनको फोकस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. अब उसके फायदे क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के? सिंपली इट विल सेव द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर्स का टाइम बचेगा. मैनेजर्स उन की एरियाज को ध्यान में को ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखेंगे जिसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस की सक्सेस पे. राइट. फोकस दी मैनेजरियल अटेंशन ऑन की एरियाज. उनका की एरियाज पे ध्यान जाएगा. राइट. एंड देन लास्ट इज रूटीन प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट टू दी सबऑर्डिनेट्स. और ऑब्वियसली जो रूटीन प्रॉब्लम्स है, जो छोटी मोटी गलतियां है, वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट्स उनको देख सकते हैं. इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स भी मोटिवेटेड फील करेंगे, बिकॉज वो एनकरेज होंगे कि वो उन रूटीन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, उनको भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी. राइट. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और वी कैन से दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट of management by exception. Right. So these are some important questions of the chapters, and I think this will help you. So thank you for watching my video, and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.